हेलो एवरीवन, वेलकम टू आदेश एकेडमी। सो यहाँ पे सीटेट के रिगार्डिंग बहुत सारे क्वेरीज़ है ना। नेक्स्ट सीटेट कब होगा और उसका सिलेबस क्या रहेगा, क्या इस बार मेरा सीटेट में जो है मार्क्स बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा, इस पे लेकर के बहुत सारा क्वेरीज़ आ रहा है गाइज़। पहली बात तो नेक्स्ट सीटेट को लेकर के सिलेबस को लेकर के बहुत ज़्यादा कंसर्न है सभी स्टूडेंट का। उसमें से पहली बात मैं ये क्लियर करना चाहूँगा कि एक बार फिर से मेरे को लगता है कि CBSE एग्ज़ाम कराएगी, क्योंकि इससे पहले हुआ था, एक न्यूज़ आया था निकल के, है ना, उस पर भी मैंने वीडियो बनाया था कि जो है इस सीटेट जो है 9th 10th और 11th 12th के लिए भी कराएगा, है ना। तो उस समय ये न्यूज़ निकल के आई थी, तो उस समय ये हो रहा था कि सिलेबस चेंज होगा, लेकिन फ़िलहाल के लिए अभी ऐसा कोई नोटिस नहीं आया गाइज़ कि जिसमें ये चीज़ें क्लियर की गई हो कि अगला जो सीटेट होगा दिसंबर में वो उसका सिलेबस आपको चेंज दिखेगा। ऐसा कुछ भी नहीं है। तो ये मान के चलिए कि जो आपका नेक्स्ट सीटेट है ना वो दिसंबर में आपको दिखेगा। तो मान के चलिए नवंबर के एंड तक या नवंबर के बिगिनिंग में, है ना, हो सकता है आपको उसका नोटिफिकेशन देखने को मिल जाए, तो आप दिसंबर में इसके लिए अवेलेबल हो जाएंगे, है ना। तो ये भी चीज़ एक मान के चलिए, किसी लोग कह रहे हैं कि सर मेरा 5 नंबर 10 नंबर से रुक रहा है सीटेट इस बार का, 60 नंबर आ रहा है, 70 नंबर आ रहा है, बिल्कुल कंसर्न ना करें। अगर जिनका अब मान के चलिए कि उनका फर्स्ट सेमेस्टर रहा है, सेकेंड सेमेस्टर, क्योंकि अब तो ये रूल है ना NCT का कि अगर आप DLED या BEd में आपने फर्स्ट डे भी क्लास की है ना, एडमिशन लिया है, तो आप सीटेट के लिए एलिजिबल हो, आप सीटेट दे सकते हो। लेकिन जिनका फर्स्ट सेमेस्टर है या सेकेंड या थर्ड सेमेस्टर है, अभी उसमें आप दिए हैं, अगर आपका क्वालिफाइड नहीं हुआ तो बिल्कुल कंसर्न करने की ज़रूरत नहीं है, मैं तो कहूँगा। और कुछ लोग ये करें कि जो अगला सिलेबस है उसको बता दीजिए, या फिर एक बार टॉपिक वाइज सिलेबस कवर कर दीजिए। तो मेरे को इसका कोई आइडिया नहीं है कि अगला सिलेबस क्या होगा, बट फ़िलहाल के लिए क्योंकि कोई भी एग्ज़ाम होता है तो उसका ड्रास्टिकली बहुत ज़्यादा उसका सिलेबस नहीं चेंज होता है, तो अभी से आपको उस पर सोचने की ज़रूरत नहीं है। जो भी आपने नोट बनाया है, CDP का हो, चाहे EVS का हो, चाहे वो फिर मैथ्स का हो, उस पर आपको फॉलो करना है। उसे आप ना अगेन एंड अगेन रिपीट करें। देन उसके बाद जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है उसे क्या करें, एनालिसिस करें कि कितना आप क्वेश्चन कर पा रहे हैं और किस रिगार्डिंग क्वेश्चन पुटअप कर रहे हैं। हाँ, जो BEd कर रखे हैं उनके लिए पेपर 2 तो कंपलसरी हो जाता है, क्योंकि अगर आप पेपर 2 नहीं क्वालिफाइड करते हैं तो आपका जो BPSC TRE 5 है वो उसमें आपको प्रॉब्लम होगी। अभी मैं TRE 4 की नहीं बात कर रहा हूँ, क्योंकि जो नेक्स्ट सीटेट दिसंबर में आने वाला है, अगर वो क्वालिफाइड करेंगे तो मैं भी आपको TRE 5 देखने को मिल जाएगा, मतलब आप उसमें एलिजिबल हो जाएंगे। तो फिलहाल के लिए इतना पे बातें करें आप, क्योंकि जिनका मान लीजिए 82 नंबर हो रहा है तो अपने स्टेट में, होम स्टेट में, वो तो डेफिनेटली वो क्या है, एलिजिबल है OBC से। अगर जिनका जनरल में अगर वो 90+ नहीं है तो वो होम स्टेट में नहीं है, अदर स्टेट में। तो कोशिश करिए कि आपका अगर 90+ है तभी नेक्स्ट सीटेट के बारे में ना सोचें, है ना। अगर आपका 90 से कम है तब तो आपको नेक्स्ट सीटेट सोचना चाहिए। ये नहीं कि हम होम स्टेट में अपना क्वालिफाइड कर लिए, देन आपको आराम से बैठना चाहिए, क्योंकि 90+ लाएंगे तभी अदर स्टेट में आप एलिजिबल होंगे। क्योंकि अभी बार बार ये क्वेश्चन आ रहा है कि मेरा 93 हो रहा है, 94 हो रहा है, क्या मैं अदर स्टेट में जो वैकेंसी आएगी TRE 4 उसमें एलिजिबल हूँ कि नहीं। तो बिल्कुल आप नहीं हैं। अगर अदर स्टेट में, क्योंकि यही हुआ था पिछली बार भी कि कुछ लोगों ने 93 94 पे भी TRE 3 पे अप्लाई कर दिया था अपना फॉर्म। तो जिनकी भी डिग्री कंप्लीट है, चाहे वो DLED है या BEd है, मैं तो कहूँगा सिंपली कि पहले आप अपने सिलेबस को, अगर आप क्वालिफाइड नहीं हैं, आपका 5 नंबर 10 नंबर से रुक रहा है, 60 नंबर 70 80 नंबर है, तो डेफिनेटली अपने सिलेबस को ही आप क्या करें, रिवाइज़ करें। हाँ, जिनके पास डिग्री ऑलरेडी कंप्लीट है और उन्होंने अभी सीटेट क्वालिफाइड नहीं किया, उनके लिए कंसर्न की बात है। वो क्या करें, अपना सिलेबस अच्छे से फिर से रिपीट करें और अभी से अपना प्रिपरेशन शुरू कर दें, है ना। इंग्लिश को लेकर के बहुत सारा क्वेश्चन है। हालांकि सीटेट में इंग्लिश के ग्रामर से क्वेश्चन नहीं पूछता है, इस पर मैंने भी वीडियो बनाया था। लेकिन अगर आपका थोड़ा सा भी ग्रामर को लेकर थोड़ा सा भी अंडरस्टैंडिंग नहीं है कि पार्ट ऑफ स्पीच क्या है, प्रीपोजिशन क्या है, और थोड़ा बहुत जो सेंटेंस का नॉलेज वो सब नहीं है बिल्कुल, तो आप पैसेज भी नहीं कर पाएंगे। क्योंकि मैंने जब पेपर दिया था ना तो उसमें देखा है कि 4-10 क्वेश्चन तो मान लीजिए ग्रामर से हो जाना। कैसे? क्योंकि कुछ सेंटेंस लिख दे रहे हैं और उसमें से पर्टिकुलर वर्ड को क्या कर रहा है, अंडरलाइन करके, वो अंडरलाइन वर्ड करके क्या पूछ रहे हैं कि ये पार्ट ऑफ स्पीच से कौन सा वर्ड है, सॉरी ये वर्ड जो है पार्ट ऑफ स्पीच से क्या है। तो अगर आपको उसमें ग्रामर की अंडरस्टैंडिंग नहीं है तो वो आप नहीं कर पाओगे, क्योंकि वो कम्प्लीटली वो रिलेटेड है ग्रामर से। तो आप वो सेंटेंस रीड करेंगे, हालांकि वो जो सेंटेंस होता है वो डेफिनेटली उस पैसेज से ही रहता है, लेकिन जब तक आपको अंडरस्टैंडिंग नहीं होगी कि आप कैसे उस पर्टिकुलर वर्ड को कैसे पहचानेंगे कि कौन सा पार्ट ऑफ स्पीच से है, तो वो नहीं कर पाएंगे। तो डेफिनेटली आपका जो है मार्क्स कम होगा इंग्लिश में। तो मैं कोशिश करूँगा कि पहले अभी से थ्रू द वीडियो मैं ग्रामर आपको कंप्लीट करा दूं, जो बेसिक ग्रामर है। और कुछ उसमें वोकैब भी पूछ रहा है ना, कि आपको कुछ सेंटेंस दे देगा,
देन वो वर्ड को हाईलाइट कर देगा या ये भी बोल देगा कि ये वर्ड इस पैराग्राफ से रिलेटेड है और इसका सिनोनिम्स क्या होगा, एंटोनिम्स क्या होगा। तो ये चीज़ें आपको कैसे क्लियर होगा, क्योंकि मैं जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है ना अनदर एग्जाम में भी पूछे गए हैं, उसमें से भी वो क्वेश्चन क्या हो रहा है, रिपीट हो रहा है। तो वो सारी करके मैं सिनोनिम्स, एंटोनिम्स है या फिर वन वर्ड है, उसको मैं एक कंप्लीट वीडियो में क्या करूँगा, या फिर 10-15 वर्ड करके एक एक वीडियो में करके वो सारे वर्ड क्लियर करा दूंगा। देन वो वर्ड के बाद कि बेसिक जो ग्रामर रूल्स हैं वो सारी चीज़ें क्लियर करा दूंगा। उसके बाद जब आप पैसेज करेंगे ना तो बहुत तेज़ी से कर पाएंगे और रिलेट भी कर पाएंगे, तो वहाँ से आपका मार्क्स ड्रास्टिकली बढ़ेगा। तो पहले ये सारी चीज़ें आपको कवर करनी पड़ेगी। फिलहाल दूसरे सिलेबस के बारे में ना सोचें, क्योंकि ये क्वेश्चन आ रहा है कि अगला जो सिलेबस होगा किस रिगार्डिंग रहेगा, मैं बैच लूँ कि ना लूँ। तो अभी कोई बैच लेने की जरूरत नहीं। सीटेट बहुत भारी भरकम एग्जाम नहीं है, लेकिन हाँ अगर आप थोड़ा सा भी नहीं पढ़ाई करेंगे तो कभी नहीं निकलेगा। ये सोचिए कि 2-4 दिन 10 दिन में ऐसा ना तो बिल्कुल नहीं हो पाएगा। हाँ किसी ने अच्छे से पढ़ा है, 1-2 नंबर से रुक रहा है, तो उसके लिए 5 या लास्ट का 5 से 10 दिन इनफ हो जाता है, तो वो कर ले जाएंगे। लेकिन फ़िलहाल आपको अभी सिलेबस भी नहीं, इस पे लेकर के बहुत ज़्यादा कंसर्न नहीं कह रहे कि मेरा नेक्स्ट सिलेबस क्या होने वाला है, उसका मैं प्रिपरेशन कैसे करूँ। अभी मान के चलिए कि वही सिलेबस, किसी भी एग्ज़ाम का सिलेबस बहुत ड्रास्टिकली नहीं चेंज होता है, सो दैट कि आपका ऐसा नहीं है कि EVS है, मैथ है, इंग्लिश है, CDP है, तो इसमें से कोई सब्जेक्ट हटा देगा। या उसमें से ये कर सकता है कि CDP और जो आपका कोर सब्जेक्ट है उसमें क्या करता है 50-50 का रेशियो रहते हैं, तो बहुत करेगा 60 और 40 का कर देगा, इतना ही करेगा। ये नहीं कि किसी सब्जेक्ट को ही हटा देगा, ऐसा कभी नहीं करेगा। तो अभी फ़िलहाल के लिए CBSE का रहेगा। और इसमें से भी क्वेश्चन है कि सर कुछ लोग कह रहे हैं कि मेरे को ऑनलाइन एग्ज़ाम देने में बहुत ज़्यादा मैं कंफर्ट फील करता हूँ, ऑफलाइन में नहीं, तो क्या होगा फ़िलहाल के लिए अभी पैटर्न जो दिसंबर में आपको सीटेट देखने को मिलेगा वो ऑफलाइन ही देखने को मिलेगा। तो इसको लेकर भी कंसर्न ना करें कि ऑफलाइन ऑनलाइन, कहीं ना कहीं हर एक का प्रोज एंड कॉन्स होता है, चाहे वो ऑफलाइन एग्जाम हो या फिर ऑनलाइन एग्जाम हो, तो उसको लेकर भी आपको कंसर्न नहीं करना है। हाँ अब इसमें क्वेश्चन बहुत लोग का है कि अदर स्टेट को लेकर के, तो डेफिनेटली गाइस मैं बता दे रहा हूँ अभी तक कोई भी स्टेट ये नहीं बोला है कि जो जिसके लिए होम स्टेट वाला ही रूल अप्लाई होगा। हर एक अदर स्टेट, जब आप अदर स्टेट में कोई भी फॉर्म फिलअप करते हो तो डेफिनेटली आपको 90+ मार्क्स होना चाहिए, वहाँ पे आप जनरल में कंसीडर किए जाते हो। पहला क्वेश्चन आपका ये क्लियर हुआ। नेक्स्ट सीटेट के बारे में आप मान के चलिए आपका दिसंबर में हो ही जाना है, क्योंकि आप देख रहे हो CBSE साल में 2 बार करा ही रहे हैं। और उसके बाद ऑनलाइन ऑफलाइन ये भी क्लियर कर दिया कि ऑफलाइन ही एग्ज़ाम होगा। अब प्रिपरेशन की बात हो गई, तो जिन्होंने जहाँ से भी पढ़ा है, मैं नहीं कह रहा हूँ कि यहीं से पढ़ना चाहिए, जिन्होंने जहाँ से भी पढ़ा है उसका भी क्या करें आप उस सिलेबस को रिवाइज़ करें, है ना। जो भी आपने मान लीजिए CDP का नोट्स बनाया है या फिर EVS का नोट्स बनाया है, अगर जिनको लग रहा है कि मेरे को डेफिनेटली अगला सीटेट क्वालिफाइड करना है वो NCERT ले लें। जिनको पेपर 2 करना है 6 to 8 NCERT इनफ हो जाएगा। आप प्रीवियस ईयर पेपर उठा लीजिए और एक साइड NCERT की बुक रख लीजिए। अगर आपने एक बार भी पढ़ा है देन उसके बाद वो क्वेश्चन को पढ़िए जो भी आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पूछा गया, और NCERT में ढूंढिए, लाइन बाई लाइन एकदम हुबहू आपको वो क्वेश्चन मिल जाएगा। तो आप NCERT पर लाई करिए, डेफिनेटली वो आपको बेनिफिट देगा। और उसके बाद प्राइमरी के लिए जिन्होंने DLED किया है, तो अगर उनका प्राइमरी भी क्लियर हो रहा है ना, तो बहुत ज़्यादा सीटेट पेपर 2 के लिए कंसर्न नहीं करना है। नेक्स्ट सीटेट में वो दे सकते हैं। तो प्राइमरी के लिए तो उनका 1st से लेकर 5th क्लास, तो मतलब 3rd से 5th पढ़ेंगे तो इनफ हो जाएगा, वहाँ से भी आप कर ले जाओगे। तो ये रही आपका मतलब जितना भी जानकारी रहा मैंने बता दिया। हाँ कुछ लोग का उसमें क्वेश्चन था BEd को लेकर कि सर BEd 1 साल का होने वाला है, क्या करें। तो मैंने कहा जो BEd किया है ना वो 2 साल का था, बट फिलहाल के लिए अभी क्या नोटिफिकेशन आया है मैं अभी उसे देख नहीं पाया हूँ। मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन इसी पे सबका क्लास क्वेश्चन था नेक्स्ट सीटेट को लेकर के, कि जो नेक्स्ट सीटेट है ये कब होगा, क्योंकि हर एक का 5 या 10 नंबर से रुक रहे हैं। तो बहुत ज़्यादा कंसर्न कर रहे हैं कि अगला जो TRE 4 है BPSC का मैं नहीं दे पाऊँगा, क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। तो ऐसा नहीं है कि अगर आपने पहली बार सीटेट दिया है तो कोई बात नहीं, आप अपना जो भी नोट बनाए उसे रिवाइज़ करें, और हाँ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के टच में रहें, वही आपको बताएगा और गाइड करेगा कि आपकी प्रिपरेशन कहाँ तक हुई है और कहाँ तक करना चाहिए। कुछ स्टूडेंट होते हैं ना कि जो लास्ट के 5 to 10 डेज में ही बहुत सारे एग्जाम क्लियर करते हैं। वाई बिकॉज वो क्या करते हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को एनालिसिस कर लेते हैं, देन वो रियलाइज़ कर लेते हैं कि अब क्या होने वाला है, कहाँ तक मैंने इसको कवर किया है। हो सकता है 4-5 क्वेश्चन से रुक रहे हैं, दोनों क्या करते हैं 5-10 मिनट एकदम कोर जो होता है ना कि यहाँ से क्वेश्चन पुटअप करने का एकदम हाई पॉसिबिलिटी है, दोनों वो चीज़ें क्लियर कर लेते हैं और वहीं से क्या करते हैं उनका क्लियर हो जाता है। बट फिलहाल के जिनका मान लीजिए 60 नंबर आ रहा है, 70 नंबर आ रहा है, 20 से 25 नंबर आप बहुत दूर है कट ऑफ से, तो डेफिनेटली गाइज आपको वर्क करने की ज़रूरत है। अच्छे से एक बार जो भी आपने सिलेबस बनाया है उसको फिर से एक बार रिवाइज़ करें, देन जो भी सारी चीज़ें आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में उसे सॉल्व करें और एनालिसिस करें कि कहाँ पे आप लैग कर रहे हो, तभी जाके सारी चीज़ें क्लियर होंगी। आई होप इस वीडियो में सारी चीज़ें गाइज क्लियर हो गई होंगी।
और रह गई बीएड को लेकर के, तो उसमें मैं नेक्स्ट वीडियो में क्लियर कर दूंगा गाइस, क्योंकि उसके बारे में अभी मेरे को कोई आइडिया है नहीं कि क्या बात की जा रही है कि 1 साल का बीएड कौन करेगा। जैसे वो चीज़ें मेरे को क्लियर होगी मैं डेफिनेटली आपको शेयर करा दूंगा। तो फिलहाल के लिए जो भी सारा क्वेश्चन था आई होप मैंने क्लियर कर दिया होगा। तो नेक्स्ट सीटेट के लिए अभी अच्छा खासा आपके पास टाइम है, और जिनको लग रहा है कि आप सीटेट क्वालिफाइड हो जाएगा। और हाँ, सबसे बेस्ट और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये था कि सर मैंने सीटेट दे रखा था पहली, मतलब पिछली बार, इससे पिछला वाला सीटेट दे रखा था और बहुत अच्छे से क्वालिफाइड किया था, लेकिन इस बार वाला सीटेट हो सकता है मेरा ना क्वालिफाइड हो, तो क्या मैं जो कोई वैकेंसी आएगी दे पाऊंगा कि नहीं दे पाऊंगा? डेफिनेटली आप दे पाओगे। ऐसा कहीं भी नहीं लिखा गया है कि जब आपने एक बार सीटेट क्वालिफाइड कर लिया और हो सका आपने सोचा कि थोड़ा सा मेरा मार्क्स बढ़ जाना चाहिए या किसी पर्टिकुलर सब्जेक्ट में मेरा अच्छा मार्क्स आ जाना चाहिए, होता है सभी का कि मान लीजिए मेरा 92 है, अगली बार मैं कोशिश करूँगा 100+ लाने के लिए, आपने फॉर्म फिलअप कर दिया, अब बाय रीज़न आपने नहीं पढ़ पाया, है ना, तो उसके बाद आपने एग्ज़ाम दिया और क्वालिफाइड नहीं किया, तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप कोई वैकेंसी आएगी चाहे आपके स्टेट में या अदर स्टेट में, तो आप उसके लिए इनवैलिड हो क्योंकि आपने सीटेट नहीं क्वालिफाइड किया। एक बार भी आपने क्वालिफाइड कर रखा है ना, तो वो मार्कशीट आप लगाकर शो कर सकते हो और फॉर्म फिलअप कर सकते हो और डेफिनेटली आपका सिलेक्शन होगा। ऐसा कहीं भी नहीं लिखा है, ये बेस्ट कंसर्न रहा और हमको लगा कि हाँ ये जेन्युइन सच में बहुत बड़ा कंसर्न है, तो इस पर भी मैं क्लियर कर दिया। अभी भी अगर किसी का डाउट होगा तो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो या फिर इंस्टा पे क्वेश्चन पूछ सकते हो। डेफिनेटली मैं विदिन 24 आवर गाइज कोशिश करूँगा कि मैं उस चीज़ को क्लियर कर पाऊँ। और जैसे मेरे को ऑफलाइन क्लासेस से भी अगर टाइम मिलता है मैं कोशिश करूँगा यहाँ पे भी वीडियो गाइज 1-2 करके, पहली बात इंग्लिश को कवर करूँगा क्योंकि इंग्लिश का बहुत ज़्यादा कंसर्न आ रहे हैं। देन CDP को भी करूँगा क्योंकि CDP में पहले बहुत ज़्यादा क्वेश्चन टैग वर्ड से क्लियर हो जाते थे, पॉजिटिव निगेटिव करके बहुत सारे बच्चे कर लेते थे। इस बार का पेपर गाइज उठा के देखिएगा, ऐसा नहीं है कि आप 10-15 क्वेश्चन हर एक सब्जेक्ट में आप टैग वर्ड से कर ले जाओगे। जैसे कह देता था कलन विधि का प्रयोग कर रहे हैं, निगेटिव करके गलत कर दो, बच्चे को रोट लर्निंग कराओ, अरे निगेटिव वर्ड इसे गलत कर दो। तो ऐसा क्वेश्चन अब हार्डली देखने को मिल रहा है ऐसा नहीं है, लेकिन 4-5 क्वेश्चन है और वो भी ऑप्शन में 1-2 ऑप्शन है। तो जब 1-2 ऑप्शन है तो 1 ही 2 को एलिमिनेट कर पाओगे, बाकी सारे ऑप्शन को जब आपकी अंडरस्टैंडिंग हुई तभी आप कर पाओगे। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, आपको सिलेबस अच्छे से पढ़ना पड़ेगा और मैं कोशिश करूँगा। हाँ, कुछ लोग कह रहे हैं कि सर जो मैथ का है और मैथ और साइंस का वो नोट्स प्रोवाइड कर दिए, तो गाइज़ अभी मैं आपको ये प्रॉमिस नहीं कर सकता कि मैं अभी मैथ और साइंस का आपको नोट्स प्रोवाइड करूँ या फिर SST का नोट्स प्रोवाइड करूँ, क्योंकि अभी मैं अकेला हूँ, राइट। तो अगर वो चीज़ें पॉसिबल हो पाएंगी